हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। होपफुली तुम लोग सब सेफ और ठीक ठाक हो घर पे। तो क्योंकि हम लोग स्कूल नहीं आ सकते तो क्लासेस रुक गया है, पर वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस, तो इसके वजह से तुम लोग को ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है। तो होपफुली तुम लोग को ये क्लासेस देख के थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगा कि चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लो। तो यूजुअली क्लास में जितना अच्छे तरीके से हो सकता है, बिकॉज इट्स अ 1-to-1 कन्वर्सेशन, यहाँ पे शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो तुम लोग को जो ध्यान में रखना पड़ेगा वो है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है ड्यूरिंग चैप्टर एक्सप्लेनेशन या कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज आ रहा है, तो वो क्या करोगे तुम लोग, वो उसको या तो बुक में ही अंडरलाइन कर लो कि कौन सा जगह में तुम लोग को प्रॉब्लम है, और या फिर कोई भी कॉपी में या स्कूल डायरी में पॉइंट्स को लिख लो, ताकि जब स्कूल खुले तो तुम लोग उसको डिस्कस कर पाओ। ठीक है, हम लोग मिलकर डिस्कस कर लेंगे। तो तुम लोग का जो सिलेबस है वो चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। तो यूनिट टेस्ट के लिए, यूनिट टेस्ट में चैप्टर 7, 8 और 9 है। यूनिट 2 तो 7, 8 और 9 है। 7 कंप्लीट हो चुका है, 8 और 9 बाकी है। तो आज मैं जो करूँगी वो है चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बाद ये ही चैप्टर 8 का एक पार्ट 2 वीडियो भी तुम लोगों को मिलेगा, जिसमें जिस तरह से हम लोग बुक में आंसर्स मार्क करते हैं, आई विल डू द सेम थिंग बुक में दिखा के। तुम लोग वो वीडियो देख के अपने बुक में मार्क कर लेना। और किस तरह से कॉपी में लिखोगे वो भी एक इशू है। वो है कि जिस दिन तुम लोग को वीडियो मिले, मतलब जिस दिन वो वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो, वो डेट के हिसाब से कॉपी में वो ही डेट देना, वो डेट के हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कॉपी में उतार लेना। ठीक है, स्कूल खुलने के बाद वी विल चेक इट। और जो MCQs मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है वो भी सॉल्व करके तुम लोगों को जो उसका पिक्चर है वो व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा, तो वो देख के तुम लोग अपना बुक में मार्क कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तुम लोग बुक निकालो, वो है पेज नंबर 106, चैप्टर 8 सॉइल। तो सॉइल चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है वो है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो तुम लोग को पता है कि सॉइल है क्या, एकदम अर्थ सरफेस का जो अपर मोस्ट लेयर है वही है सॉइल। ठीक है, अब ये सॉइल फॉर्म कैसे हो रहा है? सॉइल इट इज फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड विदरिंग। मतलब बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है वो ब्रेक डाउन होके सॉइल बनता है। तो यही ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू सॉइल, दैट इज फाइनर पार्टिकल्स, इसको हम लोग, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। ओके, तो वेदरिंग इज अब वेदरिंग, व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग इज अ process of breaking down of rocks into smaller particles by the action of wind and water, change in temperature and penetrating roots of plant. Next, weathering 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक है फिजिकल वेदरिंग, एक है केमिकल वेदरिंग और एक है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो नाम सुन के ही थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि व्हाट इज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल वेदरिंग जो है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग। अब किस तरह से ये रॉक पार्टिकल्स, मतलब बड़ा वाला रॉक छोटा छोटा हिस्सों में टूटता है बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, चेंज इन टेम्परेचर। तो विंड के एक्शन से, वाटर के एक्शन से एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये ऑलमोस्ट 3 और 4 कुछ फैक्टर्स है जिसके लिए बड़ा रॉक्स छोटा छोटा रॉक्स में टूट जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे, दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल वेदरिंग। व्हाट इज केमिकल वेदरिंग? लेट्स सी। केमिकल वेदरिंग changes the chemical nature of the soil when rainwater mixes with gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide in the atmosphere. It forms acid rain. When acid rain falls on the surface of the earth, it makes the soil slightly acidic. तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल वेदरिंग में सॉइल का जो नेचर है वो चेंज होता है। ठीक है, केमिकल नेचर जो है वो चेंज होता है। इसमें कैसे चेंज होता है? by mixing the rain water with the soil, that is what rain water, acid water किस तरह से फॉर्म करता है? एसिड रेन वो है कि गैस, नॉर्मल जो क्लाउड है
क्लाउड का जो वाटर पार्टिकल्स है उसके साथ जब गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाए, वो मिक्स होने के बाद एसिड रेन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तुम लोग पढ़े हो एसिड रेन फॉर्मेशन, जिसके लिए ताजमहल का कलर व्हाइट से थोड़ा येलोविश हो जा रहा है, दैट इज व्हाट एसिड रेन इज। तो वही एसिड रेन जब मिट्टी में आके घुलता है तो मिट्टी का जो नेचर है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। ओके, next is biological withering, the roots of trees and burrowing of animals, roots of trees plant का root and burrowing मतलब animals जो गड्ढा खोदता है, that is called burrow inside the soil bring about this type of withering. Roots of trees and plants grow through the rocks contributing to withering. As the root grow deeper or bigger, they penetrate deeper into the soil forming cracks in the rocks and helping in the soil formation. तो क्या होता है यहाँ पे, प्लांट का जो रूट है वो जितना बड़ा ग्रो करता है उतना ही डीप जाता है पत्थर का, तो धीरे धीरे वो रूट पत्थर के साथ मिलके सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऑल्सो व्हाट बरोइंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जब मिट्टी खोदता है तो क्या होता है, तुम लोग खुद देखे हो, नीचे का जो मिट्टी है, रॉक्स, थोड़ा सा रॉकी पोर्शन है, वो बाहर आ जाता है, मतलब द सॉइल गेट मिक्सन अप इजीली। तो यही होता है जब एनिमल्स बरो करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेजेस। ये तो था कि विदरिंग का क्या क्या प्रोसेस है, दैट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। नेक्स्ट इज जो विदरिंग मतलब जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें बेसिकली 3 स्टेजेस है। तो व्हाट आर द 3 स्टेजेस? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, मतलब जो बड़ा सा एकदम बेस में जो शीट ऑफ रॉक है, दैट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर साइज रॉक, मतलब एकदम जो मेजर बड़ा वाला पत्थर है वो धीरे धीरे छोटा पत्थर में ब्रेक डाउन होता है बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर। मतलब वो जो फिजिकल एक्शन था, वही एक्शन के लिए जो बड़ा सा रॉक है वो धीरे धीरे छोटा रॉक्स में ब्रेक डाउन करता है। ओके, The rocks are also broken down with the help of decaying remains of plant and animal present in the parent rock during this stage. अगर कोई एनिमल का डिकेइंग पोर्शन या फिर प्लांट का कोई डिकेइंग पोर्शन रह जाता है, वो भी ये ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेज, इसमें क्या होता है, फर्दर विदरिंग कंटिन्यूज टू फॉर्म स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स। इन दिस स्टेज द डेड प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन द सॉइल गेट डिकेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म ह्यूमस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो छोटा छोटा रॉक पार्टिकल्स है उसमें जो डिकेइंग मतलब मरा हुआ, सड़ा हुआ प्लांट्स और एनिमल्स है वो धीरे धीरे और सड़ने लगता है, डिके होने लगता है। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो तुम लोग जानते हो, डिकम्पोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो और ज़्यादा डिके होता है, और ज़्यादा सड़ने लगता है। तो क्या होता है, वही जो डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल है दे फॉर्म द ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? इट्स अ वेरी फर्टाइल लेयर जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, और वही सॉइल का फर्टिलिटी कोशेंट भी बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट इज द थर्ड स्टेज। So in this stage minerals and salt reach deeper into the soil with water. So water के साथ साथ water के अंदर में जो minerals और salts present होता है, बाहर भी जो present होता है वो water के साथ घुल के और मिट्टी के नीचे पहुंचने लगता है। ठीक है, दिस स्टेज completes the process of soil formation. तो यही 3 स्टेज के बाद सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ऑलराइट, अच्छा, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। पहला वाला है क्लाइमेट, जब हार्श क्लाइमेट होता है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है, मतलब सॉइल फॉर्मेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है। पहला, द क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक हार्श विंड, रेनफॉल, फ्लैक्चुएटिंग टेम्परेचर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन द रॉक्स। मतलब अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, बहुत टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन हो रहा है। व्हाट इज टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन? कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कभी बहुत ठंडा टेम्परेचर। तो ये जब टेम्परेचर का अप डाउन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, उसके वजह से पत्थर में क्रैक्स
फॉर्म करता है. ओके, नेक्स्ट इज लैंडस्केप. द लेयर ऑफ सॉइल in hilly areas is thinner because of the running water washes away the topsoil very often, whereas the layer of the soil found in the plains is thicker. तो ये पढ़ के ही तुम लोग समझ पा रहे हो कि जो हिली एरियाज में सॉइल है वो काफ़ी थिन लेयर का होता है. द रीज़न इज कि वहाँ का जो फ्लोइंग रिवर होता है, मतलब या फिर रेन वाटर कुछ भी हो, वॉश अवे कर देता है, मतलब सॉइल इरोड हो जाता है, सॉइल इरोशन टेक्स प्लेस. तो इसके वजह से जो हिली एरियाज का सॉइल होता है वो काफ़ी थिन लेयर होता है, वेराज जो प्लेन एरियाज का सॉइल होता है वहाँ पे तो मतलब वाटर वॉश अवे नहीं कर सकता, वहीं पे जमा हुआ होता है सॉइल. तो दैट इज द रीज़न कि प्लेन एरियाज में सॉइल का जो लेयर होता है वो काफ़ी थिक लेयर होता है. ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक. Soil formed will have similar composition as that of the parent rock, the rock from which it is formed. For instance, if the parent rock has high calcium content, the soil formed will also be rich in calcium. So what is parent rock? जो पहले भी मैंने parent rock का point में आया, parent rock is जो rock से soil form हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पेरेंट रॉक. और अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पेरेंट रॉक का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, जो नेचर होगा, द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम दैट पेरेंट रॉक विल हैव दैट पर्टिकुलर नेचर. मतलब अगर कोई सॉइल का कैल्शियम, मतलब कोई रॉक, पेरेंट रॉक अगर रिच इन कैल्शियम है तो जो सॉइल फॉर्म करेगा दैट विल ऑल्सो बी रिच इन कैल्शियम, एंड सो विद अदर मेटल्स एज वेल. लाइक अगर कोई सोडियम में रिच है तो वो सॉइल भी सोडियम में रिच होगा. तो जस्ट लाइक दैट, मतलब जो केमिकल कॉम्पोजिशन रॉक का होगा वो सेम केमिकल कॉम्पोजिशन जो सॉइल फॉर्म कर रहा है वही वाला रॉक से वो भी सेम कॉम्पोजिशन वाला ही सॉइल होगा विथ दैट टू द रॉक. ओके, नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल. वॉट इज सॉइल प्रोफाइल? सॉइल का जो लेयर है, मतलब तुम अगर एक मिट्टी देख रहे हो उसको अगर एक केक का स्लाइस के हिसाब से काट लो तो हम लोग देखेंगे कि सॉइल का वेरियस लेयर है. हम लोग आँख से तो सिर्फ ऊपर वाला लेयर देख सकते हैं जहाँ पे घास पेड़ उगा है, पर बेसिकली सॉइल तो काफ़ी डेप्थ से शुरू हो रहा है. तो वो जो होता है, मतलब एक सॉइल का बहुत सारा लेयर होता है, तो वही लेयर को हम लोग बोलते हैं हॉराइजन. ठीक है, यहाँ पे तुम लोग का पेज नंबर 108 में देखो एक फिगर है, फिगर 8.4. वहाँ पे देखो द सॉइल प्रोफाइल दिया हुआ है जहाँ पे ओ से लेके आर तक सॉइल का हॉराइजन है. सबसे ऊपर वाला जो हॉराइजन है दैट इज कॉल्ड द ओ हॉराइजन. वहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स रेसिड्यूज, अदर ऑर्गेनिक मैटर इन डिकम्पोज फॉर्म में मिलता है, मतलब जहाँ पे तुम्हारा घास पेड़ पौधा ये सब कुछ उगता है. नेक्स्ट देखो है ए हॉराइजन. दिस इज द सेकेंड लेयर एंड इज नोन एज द टॉप सॉइल. मतलब इसको ही बेसिकली जो प्योर मिट्टी हम लोग बोलते हैं ना थोड़ा खोदने के बाद, दैट इज द टॉप सॉइल, उसको हम लोग बोलेंगे ए हॉराइजन. दिस डार्क सॉफ्ट एंड पोरस लेयर इज रिच इन ह्यूमस एंड कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. तो यही वाला टॉप सॉइल जो होता है वो ह्यूमस में रिच होता है और बहुत फर्टाइल होता है. तो यही वाला सॉइल को खोद के हम लोग को पेड़ पौधा लगाना पड़ता है. ओके, और ओ हॉराइजन जो था एकदम जो अपर मोस्ट था वो इज लाइक जो विंड के साथ उड़ जाता है जो पार्ट ऑफ द सॉइल, दैट इज व्हाट इज ओ हॉराइजन. उसके बाद हम लोग देखेंगे बी हॉराइजन. दिस लेयर इज फाउंड जस्ट below the A horizon and is known as the subsoil. So top soil के नीचे वाला soil layer को हम लोग क्या बोलते हैं? subsoil. Subsoil. This hard and composed layer is rich in minerals but pure in humus. तो इसमें minerals तो बहुत होता है पर humus मतलब जो plant growth में help करता है वो वाला humus नहीं होता है. Okay, lack. इट इज़ लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल का जो मतलब जो गाढ़ा मिट्टी का कलर है उससे थोड़ा लाइट होता है ये वाला कलर. The mineral present in this horizon provide nutrients mainly for plants having deep roots. मतलब अगर कोई बड़ा प्लांट कंसिडर करो जैसे कि आम का पेड़ या बैनियन पेड़, तो इसका तो रूट्स काफ़ी डीप में जाता है, तो वो जो डेप्थ में जो रूट्स रीच कर रहा है तो वो जब सब सॉइल में रीच करता है तो वहाँ से ये लोग को जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स सब सॉइल से प्लांट्स का जो डीपर रूट्स है वहाँ पे प्रोवाइड होता है. नेक्स्ट इज sea horizon. Below the subsoil is the infertile zone lacking humus that contains partially weathered rock with a lot of cracks and
क्रेविसेस। तो यहाँ पे जो सी होराइजन है वो सब सॉइल का भी नीचे वाला लेयर है जो कि एकदम ही इनफर्टाइल है, उसमें कोई ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है और उसमें कुछ क्रैक रॉक्स मटेरियल भी है और सर्विसेज भी है। दिस लेयर इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल and eventually form the upper two layer as weathering takes place। तो यहाँ से एक्चुअली सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मतलब रॉक्स टूट के सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। उसके बाद वेदरिंग प्रोसेस के वजह से उसके ऊपर वाला जो दो लेयर है बी एंड ए, ये लेयर फॉर्म होता है। मतलब रॉक्स का जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है वो सी होराइजन से स्टार्ट होता है, उसके बाद वेदरिंग के वजह से वो सॉइल फॉर्मेशन बी होराइजन और ए होराइजन में कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट इज द आर होराइजन जो कि पेरेंट रॉक वाला बेड है। दिस लेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल एंड इज नोन एज द बेड रॉक एज इट कंटेन्स hard rocks that provide a base to the other three layer. The soil forming materials are derived from weathering of this layer. So ये जो है एकदम नीचे का लेयर है, इसमें जो बेड रॉक है वो क्या करता है, ये तीनों लेयर ऑफ द सॉइल जो दिख रहे हैं ये तीनों लेयर ऑफ द सॉइल को होल्ड करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करने में हेल्प करता है ये नीचे वाला आर होराइजन। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज, तो ये हो गया तुम लोगों का सॉइल का क्या क्या लेयर है एंड द होराइजन्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल में। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल में क्या है, सॉइल हैज 4 मेन कंपोनेंट, पेरेंट मटेरियल, वाटर, एयर, organic matter. Along with these components, soil also contain soil organisms and minerals. पहला वाला है parent material. This consists of the rock particles of different sizes made of clay, sand और ग्रेवल। तो यहाँ पे क्या है, मेनली जो है पेरेंट मटेरियल, मतलब जो पेरेंट वाला रॉक है उसमें से छोटा छोटा रॉक का पार्टिकल्स, कुछ छोटा पत्थर, पेबल्स, ग्रेवल्स, ये सब प्रेजेंट होता है। क्ले, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर प्रेजेंट होता है अराउंड द सॉइल पार्टिकल इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वाटर पार्टिकल्स मेनली जो है प्लांट अब्सॉर्ब करता है थ्रू द प्रोसेस। वाटर तो चाहिए होता है फॉर देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एयर इज फाउंड along the spaces between the soil particle. Oxygen present in the soil is important for the roots of the plant during respiration. तो प्लांट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर रेस्पिरेशन। तो जो रूट का जो होता है, रूट में अगर सॉइल के अंदर में ऑक्सीजन ना हो तो सॉइल के अंदर में ही तो रूट्स होता है, तो रूट्स को भी तो रेस्पिरेशन मतलब रेस्पायर करना ज़रूरी होता है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो उसको वो सॉइल में जो मिक्स्ड ऑक्सीजन है वहाँ से वो ऑक्सीजन मिलता है। यूजुअली प्लांट का जो लीव्स होता है, स्टेम्स होता है, वो तो एयर से ऑक्सीजन ले सकता है, पर रूट्स तो एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकता है। तो इसीलिए सॉइल में जो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है उसमें ही रूट्स एस्पायर करता है। इसीलिए तुम लोगों ने पढ़ा है कि जो मैंग्रोव्स ट्रीज होता है जहाँ पे सॉइल में, क्योंकि सॉइल मार्शी एरिया में होता है और सॉइल काफ़ी सलाइन होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए वो लोग का जो रूट्स होता है वो मिट्टी के साथ एंकर होके फिर वो रूट्स बाहर, मतलब सॉइल का जो लेयर है उसके वहाँ से बाहर निकल जाता है, ताकि ब्रीदिंग रूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स, जो कि बाहर से ब्रीथ कर पाए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर जिसको ह्यूमस बोला जाता है। ह्यूमस इज मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। इट एड्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू इट। ह्यूमस ऑल्सो इंक्रीज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एंड इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ह्यूमस जो होता है वो मरा हुआ प्लांट एंड एनिमल से बनता है। ह्यूमस क्या करता है, एक तो है कि सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाता है, दूसरा क्या है, वाटर होल्ड करता है, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए और भी अच्छा प्रूव होता है। नेक्स्ट इज सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल में काफी छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर प्रेजेंट इन द सॉइल। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, मिलिपेड्स, एंड्स एंड टर्माइट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल। तो पता है ये अर्थवर्म जो प्रेजेंट होता है सॉइल में, दिस हेल्प्स इन वर्मी कंपोस्टिंग। मतलब अर्थवर्म क्या करता है, सॉइल को खोदता है, फिर अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटा है वो सॉइल को और फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए कंपोस्ट किसको बोलते हैं हम, जो कि मैन्योर फॉर्म होता है गोबर से या फिर डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से। तो इसी तरह वर्मी कंपोस्ट इज व्हाट जो अर्थवर्म बनाता है। तो अर्थवर्म इज वेरी नेसेसरी फॉर सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल फॉर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट इज मिनरल्स।
Clay and sand contain minerals like silica, iron, magnesium, potassium and calcium which are necessary for the growth of plants and are absorbed by the hair present in the root surface. जो minerals present होता है clay, salt में काफ़ी minerals होता है जैसे कि silica, iron, magnesium etc. ये क्या करता है, ये तो present होता ही है soil में. ये minerals क्या हेल्प में लगता है, जो roots होता है, roots का जो root hair present होता है वो root hair ये सारा minerals को absorb करता है which helps in the plant growth. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉइल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है. तो पहला है अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी कि एक सॉइल कितना अच्छी तरीके से वाटर होल्ड करेगा. जो सॉइल जितना अच्छे तरीके से वाटर होल्ड करेगा वो सॉइल उतना ही अच्छा बेटर क्वालिटी वाला है. नेक्स्ट इज मॉइस्चर भी सेम ही है. मॉइस्चर में मतलब एक सॉइल में कितना वाटर है, वो सॉइल कितना एरेटेड है, मतलब कितना एयर प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट इज पर्कुलेशन रेट. पर्कुलेशन रेट इज कि एक सॉइल में कितने अच्छी तरीके से वाटर या एयर उसके अंदर में घुसेगा. इसको हम लोग बोलेंगे सॉइल का पर्कुलेशन रेट. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉइल. कितना टाइप ऑफ सॉइल अवेलेबल है. फर्स्ट है सैंडी सॉइल जो कि थोड़ा सैंडी होता है, नेचर में बालू मिला हुआ होता है तो वो है सैंडी सॉइल. ये जनरली डेजर्ट और मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे कैक्टस या एक्सेट्रा ये सब भी ग्रो कर पाता है. नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल जो कि क्लेई सॉइल जो होता है ये थोड़ा कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स मेड ऑफ क्ले. इसमें लिटिल एयर स्पेसेस होता है, मतलब सैंड सॉइल जैसा उतना ज़्यादा एयर स्पेस नहीं होता है. वाटर लॉजिंग रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल. नॉर्मली क्लेई सॉइल जो होता है वो तुमको रिवर साइड्स के थोड़ा बहुत मिल जाता है. तो क्लेई सॉइल में भी वाटर लॉजिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और एयर और ऑक्सीजन काफ़ी कम है, इसीलिए ये सॉइल भी थोड़ा लेस फर्टाइल होता है कंपेरेटिवली. नेक्स्ट इज लोमी सॉइल. लोमी सॉइल जो होता है ये तुमको जो मिलता है रिवर बेड्स में, रिवर डिपोजिशंस में, मतलब नदी का पानी से जो सॉइल मतलब जमा हो के नदी में जो सिल्ट प्रेजेंट होता है वो चीज़ जमा हो के जो सॉइल बनता है वो है लोमी सॉइल. ये लोमी सॉइल काफ़ी फर्टाइल है एंड प्रोवाइड्स फॉर द आइडियल प्लांट ग्रोथ, मतलब इसमें सबसे अच्छा प्लांट ग्रोथ होता है. नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स. क्रॉप्स ग्रोथ के लिए यहाँ पे तुम लोग ये रीडिंग पढ़ के भी देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ सॉइल है जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटरेट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल. तो ये जो 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है ये सॉइल का कुछ वेरिएशंस है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुछ अलग अलग है और कौन सा सॉइल में कौन सा प्लांट प्रॉपरली ग्रो करता है. जैसे कि एलुवियल सॉइल जो कि गंगा के अगल बगल में ज़्यादा मिलता है, रिवर के अगल बगल में, वहाँ पे राइस, शुगर कैन, कॉटन, जूट बहुत अच्छा ग्रो करता है. ब्लैक सॉइल में भी कॉटन बहुत अच्छा ग्रो करता है. रेड सॉइल जो कि थोड़ा लेस ह्यूमस कैरी करता है उसमें रागी, मिलेट्स, ग्राउंडनट्स, बादाम जैसी चीज़ें ज़्यादा ग्रो करता है. लैटरेट सॉइल है. डेजर्ट सॉइल तो पता ही है, कैक्टस एक्सेट्रा, पाम ट्री, प्लम ट्री ये सब ग्रो करता है. माउंटेन सॉइल है, यहाँ पे यूजुअली हॉर्टिकल्चर के माध्यम से फ्रूट्स या ऐसा कुछ ग्रो किया जाता है. अच्छा, नेक्स्ट इज सॉइल इरोशन जो कि इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग, ऑब्वियसली सुन के ही पता चल रहा है. सॉइल इरोशन इज अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में प्लांट ना हो तो सॉइल क्या होता है, बैरन पड़ा हुआ होता है, मतलब ऐसे ही फ्रीली पड़ा हुआ होता है. तो अगर सॉइल को हम लोग फ्रीली छोड़ दें तो उसके लिए क्या होता है, ज़्यादा अगर आंधी आए, मतलब विंड अगर बहुत तेज़ हो या फिर ज़्यादा बारिश हुआ तो वो जो वश मतलब क्या होता है, सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है ओके वो पानी से या विंड से बह के नियर बाई वाटर बॉडीज में चला जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोशन. इसके वजह से क्या होता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है एंड सॉइल का जो लेयर है वो धीरे धीरे थिक मतलब थिन हो जाता है, पतला हो जाता है और सॉइल का फर्टिलिटी भी जो है वो भी रिड्यूस्ड हो जाता है. अब सोचो कि अगर सॉइल का फर्टिलिटी रिड्यूस्ड हो गया तो फिर प्लांट उगना भी कम हो जाएगा, प्लांट ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा, क्रॉप्स नहीं ग्रो करेगा तो हम लोग खाएंगे क्या. तो ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है कि सॉइल इरोशन इज अ वेरी नेगेटिव प्रोसेस एंड वी नीड टू स्टॉप इट एज सून एज पॉसिबल. मतलब हम लोग को सॉइल इरोशन प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो सॉइल इरोशन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. एक तो है नॉर्मली क्या होता है, अगर तुम एग्रीकल्चरल फील्ड को कंसिडर करो तो उसमें महीना में शायद साल में कुछ टाइम तक कुछ उग रहा है, सपोज राइस है, ऐसा कुछ उग रहा है, फिर जब वो राइस हार्वेस्ट हो जाता है फिर वो लैंड
वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाता है। इसके वजह से ज़्यादा सॉइल इरोशन का चांसेस होता है। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, देखो सॉइल इरोशन को अवॉइड हम लोग एक ही माध्यम से कर सकते हैं, जो कि है गाछ लगा के, पेड़ लगा के। तो अब एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, तो जब जो मेन क्रॉप है वो उग जाए, हार्वेस्ट हो जाए, मतलब उग के पक के उसको काट दिया जाए, तो जब सॉइल फाका पड़ा हुआ है वो सॉइल में कुछ 2-3 महीना के लिए कुछ और क्रॉप्स उगाना जरूरी होता है। जैसे कि कोई लेग्यूमिनस प्लांट जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, उसके मतलब अगर कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगाया जाए साइड बाई साइड, या फिर जो साल में और कुछ नहीं उग रहा है, तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, सॉइल का जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है एयर से, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स्ड करता है। और अगर ये नहीं करता तो प्लांट कभी नाइट्रोजन मतलब फ्री नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। तो क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है, जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स कर देता है, वो सॉइल से प्लांट जो है नाइट्रोजन ले पाता है। तो वन और द अदर वे क्या हो रहा है, जब तुम राइस या शुगर केन ऐसा कुछ चीज़ें उगा रहे हो तो सॉइल का न्यूट्रिशन तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जब वो चीज़ उग जाए फिर हम लोग कुछ ऐसा प्लांट लगा देते हैं जिसके वजह से सॉइल का जो न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी है या फिर सॉइल का जो फर्टिलिटी है, सॉइल अपने आप रिप्लेनिश हो जा रहा है, मतलब अपने आप सॉइल फिर से रिच हो जा रहा है। ऊपर से जो लेग्यूमिनस प्लांट का रूट्स है सॉइल को इरोशन होने से भी बचा रहा है। तो मतलब वी आर हैविंग हर तरीके से फायदा हो रहा है। एक तो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहा है, दूसरा सॉइल इरोड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉइल इरोशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन क्या है, सॉइल में अनवांटेड चीज़ों का ज़्यादा जम जाना, इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। जैसे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट या फिर हम लोग का घर का गंदा इंडस्ट्रियल वेस्ट, कुछ भी इस तरह से सॉइल पोल्यूशन होता है। तो सॉइल पोल्यूशन को भी रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सॉइल पोल्यूट हो जाए तो उसमें भी क्रॉप्स नहीं उगेगा, और अगर क्रॉप्स उगेगा भी तो दैट विल ऑल्सो भी सॉर्ट ऑफ हैव सम पॉइजनस इफेक्ट। मतलब जो क्रॉप पॉल्यूटेड सॉइल में उगेगा, ऑब्वियसली सॉइल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो फल में या फिर वो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में तो जाएगा, तो वो चीज़ फिर से इनडायरेक्टली हम लोग के शरीर में भी घुसेगा। तो सॉइल पोल्यूशन ये नहीं है कि सिर्फ सॉइल के लिए प्रॉब्लम है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर अस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी प्रॉब्लम है। तो वी नीड टू अवॉइड द सॉइल पोल्यूशन एज वेल। किस तरह से सॉइल पोल्यूशन अवॉइड कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज़ करके बायो फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करना, बायो पेस्टिसाइड्स फंजीसाइड्स ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहा है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, कुछ तो साइड इफेक्ट्स होता है ना, बहुत सारा केमिकल्स प्रेजेंट होता है उसमें, तो सॉइल का साइड इफेक्ट्स भी बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करें, बायो पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करें, मतलब पेस्टिसाइड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट है उसको किल करने के लिए, या फिर जो चूहा या ऐसा कुछ चीज़ों को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है, उसको भी केमिकल यूज़ ना करके उसमें भी कुछ बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, तो सॉइल के लिए मतलब इन द लॉन्ग रन सॉइल हेल्दी रहेगा। तो सॉइल अगर हेल्दी रहेगा तो पूरा अर्थ भी हेल्दी रहेगा। तो दिस इज द थिंग। और डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ एकदम से काट देना, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई पेड़ काम में लगता है, लेट इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, अगर कोई पेड़ है वो पेड़ को काटो, उसके जगह में नया पेड़ लगा दो। सो वी नीड रीअफॉरेस्टेशन एज वेल। तो डिफॉरेस्टेशन को ज़्यादातर अवॉइड करो। अगर इफ इट इज़ रियली नेसेसरी देन रिफॉरेस्टेशन करना, मतलब अगर पेड़ को काटना ही पड़ रहा है जो हम लोग को काम में लगेगा शायद, उसकी जगह में और नया पेड़ डाल दो। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो इस तरह से सॉइल को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बस दैट्स इट, चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर मार्क करना, मतलब मार्क मैं कर दूंगी, वही वीडियो बना के तुम लोग को भेज दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। वो वीडियो देख के तुम लोग बुक में मार्क कर लेना एंड देन कॉपी टू योर एक्सरसाइज नोटबुक्स। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं सॉल्व करके आई विल क्लिक अ पिक्चर एंड अपलोड इन द व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो वो भी तुम लोग देख के बुक में मार्क कर लेना। ओके, थैंक यू।